महाराष्ट्र में तमाम एग्जिट पोल्स में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कहीं बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन आगे है, तो कुछ एग्जिट पोल्स कांग्रेस की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं। इस बीच गठबंधन के दल पाला बदलने का भी इशारा करने लगे। अब तक विपक्षी महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े प्रकाश अंबेडकर ने घोषणा की है कि जो भी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होगा, हम उसके साथ ही जुड़ेंगे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि हम सत्ता में रहना चुनेंगे। दो दिन पहले जब वोट डालने प्रकाश अंबेडकर पहुंचे थे, तब उनके तेवर कुछ और थे। सुनिए। जहाँ तक मुझे इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर से ये दिखाई देता है कि जो हम लोगों ने पहले अनुमान लगाया था कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका बोलबाला महाराष्ट्र में नहीं होगा, वही ट्रेंड मुझे दिखाई देती है। और दूसरा जो है वो रीजनल संगठन जो है उनकी ताकत बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर एग्जिट पोल्स में दिखाई जा रही है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। सर एक सवाल, दो सवाल हैं बेसिकली। पहला तो ये कि कल जब रिजल्ट आ जाएंगे तब शरद पवार की भूमिका आप कितनी अहम देखते हैं एमपी के लिहाज से? बात ऐसी है, भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहां एक, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे। लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का, वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। प्रकाश अंबेडकर की उसमें कहीं कोई जगह होगी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि वो सत्ता जिसकी रहेगी उसके साथ। अच्छी बात है, अगर बीजेपी की रहेगी तो बीजेपी के साथ जाएगी, क्या ये नहीं कहा? बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सवाल आपसे ये है, निर्दलीय और बागी उम्मीदवार, ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, इनके लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब के एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद में हम विचार करेंगे ना अभी। लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है, वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं कोई चर्चा हो रही है सर? जो आप लोगों ने कल बैठक की उसमें कहीं कोई चर्चा हुई चेहरे को लेकर? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं और जीत का दावा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर उनके आएंगे। और जो फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से किया गया था कि जिसकी जितनी ज्यादा, ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। ये उनकी हताशा, निराशा स्पष्ट दिख रही है। जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीबों के प्रति किए हुए काम पर स्पष्ट दिख रहा है और मोदी जी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन हार को देखते हुए हताशा, निराशा में, बौखलाहट में
ये बयानबाजी कर रहा है। जिन लोगों ने अपनी पार्टी का एजेंडा और पार्टी का झंडा दोनों जमायते इस्लामी और मुस्लिम लीग का पक्ष लेने वाली कांग्रेस के कार्यालय में गिरवी रख दिया हो, अब वो महाराष्ट्र की जनता के वोट मांग रहे हैं। जनता उन्हें करारा जवाब देगी। सर, इसके साथ जो नतीजे आएंगे जी, लगातार अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर भरने वाले लोग जब कर्नाटका, हिमाचल और तेलंगाना में जीते तो ईवीएम ठीक, और जब हार दिख रही है तो ईवीएम राग गाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जिस तरह जनता ने कांग्रेस को नकारा है, हराया है, उसी तरह झारखंड में, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन का सुफड़ा साफ होगा। परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण करने वाले लोगों को जनता करारा जवाब देगी। गरीब, महिला, युवा व अन्नदाता के लिए काम करने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इनके बयान इनकी हताशा, निराशा, बौखलाहट, कुंठिता को स्पष्ट दिखा रहा है। वक्फ बोर्ड पर राजनीति की जा रही है। विपक्ष भू माफिया को बचाने के लिए, भू माफिया के द्वारा गरीबों को सताने के लिए वक्फ बोर्ड की नादरशाही, तानाशाही अधिकारों का समर्थन कर रहा है। जबकि सच ये है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों के माध्यम से गरीब मुसलमानों का पर अत्याचार हो रहा है, और जो वक्फ का पैसा है और वक्फ की जमीन है उसका प्रयोग केवल भू माफिया के सरगना कर रहे हैं, और विपक्षी दल भू माफिया के सरगनाओं के हाथ में खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना होगा, 10 साल का हिसाब देना होगा। किसने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाया? किसने पवित्र मां यमुना को जहरीला बनाया? कहां गई डिप एंड सिप वाली योजना? दिल्ली के स्मोक टावर काम नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर एक भी काम नहीं किया। केजरीवाल साहब, अब प्रश्न उठाने का नहीं, उत्तर देने का समय आया है। 10 साल का हिसाब देने का समय आया है। सामने आइए, हिसाब दीजिए कि 10 सालों में 3700 दिनों में आपने दिल्ली को बचाने के लिए क्या किया। उल्टा आपने केवल बयानबाजी करते करते दिल्ली को केवल गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया।